Good morning, dear students. Today, in this video lecture, we are going to discuss about ecosystem. बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का जो लेटेस्ट रिवाइज सिलेबस है उसमें डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसके सब्जेक्ट कोड 2010 दैट इज़ एनवायरमेंटल साइंस की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? सामान्य शब्दों में हम पारिस्थितिकी को पर्यावरण विज्ञान भी कह सकते हैं। अगर हम इसे विस्तार से समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जीवों या जीव समूहों के अपने पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया का जो अध्ययन है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरमेंट और सराउंडिंग। अतः संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी एक तरह से पर्यावरण विज्ञान का ही अंग है, जिसमें हम किसी स्थान विशेष के जीव और जीव समूहों और उसके आसपास के पर्यावरणीय घटकों के बीच होने वाली अंतरक्रिया या अंतर संबंधों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। इट इज़ अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। जीवों और उसके पर्यावरण के विभिन्न घटकों का समूह जो आपसी अंतरक्रिया द्वारा ऊर्जा और पदार्थ का विनिमय कर गतिशील बना रहता है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अर्थात किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव और उनके आसपास उपस्थित पर्यावरण के विभिन्न घटक जो जीवित और अजीवित दोनों प्रकार के हैं वे एक दूसरे पर आपस में निर्भर हैं, और इस अन्योन्य आश्रित संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं कि उनमें किस प्रकार से अंतरक्रिया होती है जिसके द्वारा वे ऊर्जा और पदार्थ का विनिमय करते हैं, जिससे यह इकाई आपस में गतिशील बनी रहती है, इसी गतिशील इकाई को हम पारिस्थितिकी तंत्र की मूलभूत क्रियात्मक इकाई कहते हैं और इसे पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र इकोसिस्टम नाम दिया जाता है। जैसे यदि हम किसी स्थान विशेष के जीवों और पेड़ पौधों के बीच में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक दूसरे पर निर्भरता का जो संबंध है उसका अध्ययन करें तो हम उसे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहेंगे। देखिए, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के मूलभूत प्रकार क्या हैं। तो बेसिकली हम आवास के आधार पर, हैबिटेट के बेसिस पर इसे दो प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं, नेचुरल या प्राकृतिक और आर्टिफिशियल या मेन मेड जिसको हम कहते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित। जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों की चर्चा करें तो आवास के आधार पर ये तीन प्रकार के हैं। मुख्य रूप से इनको दो प्रकारों में बांटा गया है। टेरेस्ट्रिशियल मीन्स स्थलीय, और दूसरा जिसको हम कहते हैं एक्वेटिक या जलीय। जब स्थलीय की चर्चा करें हम तो स्थलीय में मुख्य रूप से हम देखेंगे कि ये लैंड बेस्ड इकोसिस्टम्स हैं, अर्थात जहाँ पर जीव समूह और उनके पर्यावरणीय घटक स्थल से संबंधित हैं, जैसे घास के मैदान या किसी स्थान विशेष का वन क्षेत्र। दूसरा है जिसको हम कहते हैं एक्वेटिक या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये मुख्य रूप से वाटर बेस्ड इकोसिस्टम्स हैं, अर्थात संपूर्ण
पारिस्थितिकी तंत्र जल आवासों में स्थित होता है। इन्हें हम फिर दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं आगे, स्वच्छ जल फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स एंड मैराइन वाटर इकोसिस्टम, समुद्री जल या खारे जल के पारिस्थितिकी तंत्र। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जैसे हम कह सकते हैं जो पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी तरफ जो मैराइन वाटर है, खारा जल है, उसमें समुद्र के किनारे स्थित छोटी छोटी झीलें या समुद्र स्वयं पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ये मैराइन वाटर इकोसिस्टम्स की एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। यदि हम कृत्रिम या मानव निर्मित इकोसिस्टम्स की चर्चा करें तो उसमें मुख्य रूप से जैसे क्रॉपलैंड्स हैं, खेत के मैदान हैं, उसी प्रकार से गार्डन्स हैं, विभिन्न प्रकार के उद्यान हैं। ये भी अपने आप में एक पूरी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम यूनिट होता है। Now we discuss what is the structure of an ecosystem. देखिए, we take several examples of natural and artificial ecosystems. तो ये देखिए, ये एक वन क्षेत्र है और उस वन क्षेत्र में जो विविध प्रकार की वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं और वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियाँ हैं, ये सब आपस में अपने वातावरण और वातावरण में उपलब्ध घटकों के ऊपर निर्भर करती हैं और एक क्रियात्मक इकाई बनाती हैं जो अपने आप में पूर्ण है, जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण ये हो गया जिसको हम नेचुरल इकोसिस्टम एग्जाम्पल कहेंगे, दैट इज फॉरेस्ट या किसी स्थान का वन क्षेत्र। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो देखिए, जो गार्डन्स हैं जो हम अपने खेलकूद और मनोरंजन के लिए डेवलप करते हैं, ये भी एक प्रकार के इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। चूँकि ये मानव निर्मित है इसलिए इन्हें हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का नाम देते हैं। अब एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के विषय में यदि हम अध्ययन करें कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, उसमें क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स, क्या क्या घटक होते हैं, तो संरचना से तात्पर्य यही है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवित और अजीवित घटक जो आपस में अंतरक्रिया करते हैं, उनका अगर हम विस्तार से अध्ययन करें जिसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। तो पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार के कंपोनेंट्स या घटक उपस्थित होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स जैविक घटक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या अजीवित घटक। जैविक घटक की अगर हम चर्चा करें तो किसी स्थान विशेष या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या हरे पादप जो होते हैं, ये सब के सब बायोटिक कंपोनेंट्स या जैव घटक कहलाते हैं। उसी प्रकार से वहाँ पाए जाने वाले जीव समूह वे भी चूँकि जीवित हैं इसलिए बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक का हिस्सा हैं। इनको हम पुनः 3 सब डिविजन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स या उत्पादक, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के वे जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स जो स्वयं स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, तो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स या उत्पादक। जो इन पर निर्भर रहते हैं वो जीव कहलाते हैं कंज्यूमर्स या उपभोक्ता, और इन कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स की डेथ होने के बाद उनकी बॉडी को या ऑर्गेनिक मैटर को जो डिकम्पोज करते हैं, खत्म करते हैं, उनको हम कहते हैं अपघटक या डिकम्पोजर्स। तो ये सब के सब बायोटिक कंपोनेंट्स का ही हिस्सा हैं किसी भी इकोसिस्टम में। अब यदि हम एबायोटिक कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें तो वे पदार्थ जो जीवित नहीं हैं परंतु पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और जैविक घटक इन पर निर्भर होते हैं, अतः ये भी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का मुख्य हिस्सा होते हैं। इनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, अर्थात अजैविक घटक। तो इसमें मुख्य रूप से अजीवित पदार्थ जैसे सॉइल, मृदा है, वाटर है, सनलाइट है, किसी जगह का पारिस्थितिकी तंत्र का जो मौसम है, ये सब का सब एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक कहलाता है। इनको पुनः हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स मीन्स भौतिक घटक एंड केमिकल कंपोनेंट्स मीन्स रासायनिक घटक। अब इनको
अगर थोड़ा विस्तार से देखें तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इनको हम पोषण के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकारों में सब डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं या उत्पादक कहते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक्स, मीन्स वो अपने पोषण के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उनमें उपस्थित वर्णक पर्णहरित के कारण इस प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और वातावरण से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से प्राप्त जल को परस्पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कार्बनिक खाद्य में परिवर्तित कर देते हैं। अन्य सभी जैविक घटक अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इन्हीं पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें हम प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स या हरे पौधे। दूसरा जिनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स या उपभोक्ता, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स परपोषी होते हैं, अर्थात ये अपने पोषण के लिए भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, ये उन पर निर्भर करते हैं, अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकते। इनको हम पुनः 3 स्तरों में वर्गीकृत कर सकते हैं, प्राथमिक या प्राइमरी, सेकेंडरी या द्वितीयक और टर्शरी या तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो सीधा उत्पादकों पर निर्भर होते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में ये शाकाहारी होते हैं। जैसे किसी खेत में हम कहें खरगोश, बकरी या गाय जो सीधा सीधा हरे पेड़ पौधों, उनकी पत्तियों आदि पर निर्भर होते हैं और इस प्रकार से शाकाहारी होते हैं, इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अगर हम कहें द्वितीयक उपभोक्ता, तो यहाँ तात्पर्य है कि जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, अर्थात सीधे सीधे उत्पादकों या प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि वे प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो कि शाकाहारी हैं उन्हें खाते हैं, उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ये प्राथमिक मांसाहारी भी कहलाते हैं, जैसे मेंढक, बिल्ली या किसी खेत में सर्प है, लोमड़ी है, ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं और इसलिए इन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। या ये पोषण स्तर में प्रथम मांसाहारी जीव हैं, इसलिए हम प्राइमरी रूप से कहते हैं कि ये मांसाहारी हैं। ये दूसरे जीवों को खाते हैं। टर्शरी या तृतीयक, ये किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित वे उपभोक्ता या कंज्यूमर्स हैं जो पोषण के अंतिम स्तर पर हैं और ये प्राय द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, जो कि प्राथमिक शाकाहारी हैं, उनको अपना भोजन बनाते हैं। जैसे बाघ है, शेर है, ये बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि को खा जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये तृतीयक उपभोक्ता या टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। फिर अपमार्जक या डिकम्पोजर्स, ये किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं जो अपने पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ये प्राय प्रोड्यूसर्स या डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स की डेड बॉडीज़ के जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करते हैं और उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के कवक हैं, जीवाणु हैं इत्यादि। और ये उनके शरीर का अपघटन करके उसमें उपस्थित जो मिनरल्स तत्व हैं उनको पुनः मृदा में या उसके वातावरण में पहुंचा देते हैं, जिससे इनका उपयोग कर फिर से हरे पौधे या प्रोड्यूसर्स अपना भोजन बना सकते हैं। अतः ये किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि अपमार्जक या डिकम्पोजर्स नहीं होते तो किसी भी स्थान के वातावरण में मृत जीवों का या पशुओं का ढेर लगा होता और वहाँ का पर्यावरण पूरी तरह से पॉल्यूटेड या प्रदूषित हो जाता।
तो इस तरह से ये एक तरह से किसी भी इकोसिस्टम में की सफाई के लिए, उसको साफ बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, और साथ ही मिनरल्स का साइक्लाइजेशन करने के लिए उनको वापस प्रकृति के विभिन्न भागों में जैसे जमीन में या वायु में पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें हम अपमार्जक या डिकम्पोजर्स कहते हैं, और ये प्राय सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के कवक हैं या बैक्टीरिया वगैरह हैं। Then the second type of components of ecosystems are abiotic components, अर्थात किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के दूसरे महत्वपूर्ण प्रकार के घटक जिनको हम अजैविक घटक कहते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग हैं, अर्थात ये जीवित नहीं हैं, लेकिन ये भी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, उसकी गतिशीलता के लिए उतने ही महत्वपूर्ण जितने कि बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक। इसमें समस्त भौतिक और रासायनिक पदार्थ जो कि उस पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना से संबंधित हैं उनको सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे उस पारिस्थितिकी तंत्र में जो मौसम है या उसकी परिस्थितियाँ हैं, सूर्य का प्रकाश है, जल है, मृदा है, उसमें उपस्थित पोषक तत्व हैं आदि। इन्हें भी हम मुख्य रूप से 2 उपभागों में या सब डिविजन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स यानी भौतिक घटक, एंड केमिकल कंपोनेंट्स यानी रासायनिक घटक। भौतिक घटक कहें तो वहाँ की वातावरण की जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं उसका निर्माण करने वाले घटक, जैसे सूर्य से प्राप्त प्रकाश, सूर्य से प्राप्त ताप, वहाँ का मौसम, उसमें उपस्थित आर्द्रता, या मृदा सोइल जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिजिकली हम उसे सॉइल या मृदा के रूप में देखते हैं। तो ये सारे के सारे भाग मिल करके, यानी मृदा, मौसम की परिस्थितियाँ, आर्द्रता, सूर्य का ताप, सूर्य का प्रकाश, ये सब वे भौतिक परिस्थितियाँ जो उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक हैं। इसलिए हम इनको एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी फिजिकल कंपोनेंट्स या भौतिक घटक का नाम देते हैं। इतने ही महत्वपूर्ण दूसरे प्रकार के घटक हैं जिन्हें हम केमिकल कंपोनेंट्स या रासायनिक घटक कहते हैं। ये भी एबायोटिक या नॉन लिविंग या अर्थात अजैविक घटक हैं, और ये वो मुख्य आवश्यक पोषक तत्व हैं जो जैव घटकों के विकास, वृद्धि और जीवन को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यदि ये घटक न उपस्थित हों तो जो भी जैविक घटक हैं, जैसे उत्पादक या विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता, वे अपना जीवन सामान्य रूप से नहीं चला सकते, और उनकी वृद्धि या विकास है वो प्रतिकूल प्रकार से प्रभावित हो सकता है, या इनकी अनुपस्थिति में उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये भी मुख्य रूप से फिर 2 उपभागों में डिवाइड किए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कार्बनिक पदार्थ, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अर्थात अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन हैं, लिपिड हैं आदि, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात कहें तो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं, और उनमें उपस्थित जो मेटल्स या नॉन मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो हरे पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत अनिवार्य हैं। इन्हें हम अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं, और उनके डिफरेंट जो टाइप्स हैं ये भी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को पूरा करने के लिए और उसके विभिन्न घटकों की आपसी जो फंक्शनैलिटी या क्रियात्मकता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा कि व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज द फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी विच इज कॉल्ड इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र क्या है, और उस पारितंत्र के क्या प्रकार होते हैं, वो उसकी क्या संरचना होती है, और उसके मुख्य घटक क्या होते हैं जिनकी आपसी अंतरक्रिया द्वारा ये पारिस्थितिकी तंत्र पूरा होता है और वो अपने आप में एक सफल इकाई के रूप में गतिशील होता है। तो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के अध्ययन के साथ ही हम इसको यहाँ पूरा करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।